नमस्कार सभी साथियों को, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी साथी। डियर सैनी, आप सभी का साथी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सभी को राम राम साथियों। काव्य शास्त्र को पढ़ा था और काव्य शास्त्र को मैंने आपको काव्य शास्त्र परिचय को बहुत अच्छे तरीके से भागों में बांट करके, बहुत अच्छे अच्छे टुकड़ों में बांट करके आपको समझा दिया, याद करा दिया। जितनी मेहनत हो सकी मैंने मेहनत की, आपको साथ में मेहनत करनी है और कैसी क्लास रही है ये सब आपको बताना ही है, साथ तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना साथियों। मेहनत कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक छोटी सी क्लास में आपको आपके प्रमुख आचार्य है ना, पूरे कंप्लीट वो एक साथ याद कराना चाहता हूं और वो आपको यूं ही चुटकियों में याद हो जाएंगे बहुत जल्दी। अपन ने जितने सभी आचार्य पढ़े हैं उनकी सदियों को और उनके ग्रंथों को याद करना है, क्योंकि यहां से एक अनेक सवाल टपकता ही है, आता ही है ना दोस्तों। तो देखिए, आपको बिना वक्त खराब किए हुए आपको प्रमुख आचार्य याद रखने हैं। तो देखिए, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं प्रमुख आचार्य। ये लिख दिया मैंने प्रमुख आचार्य। क्या लिख दिया मैंने? प्रमुख आचार्य। क्लियर है भाई? तो प्रमुख आचार्य है ना, ये याद करने हैं आपको, प्रमुख आचार्य। तो आप अपने मन से, दिल से याद करके बताना मुझे कि आप जो पढ़ते आए हो वो आपको याद है कि नहीं। नंबर 1 पर मैंने आपको कौन सा आचार्य पढ़ाया है ये बता दो आप तो मैंने आपको नंबर 1 पर पढ़ाया आचार्य भरत मुनि। कौन सा पढ़ाया मैंने, बताओ। आप बता दीजिए मुझे। आचार्य भरत मुनि कौन पढ़ाया मैंने? आचार्य भरत मुनि। कौन सा पढ़ाया बताओ? आचार्य भरत मुनि पढ़ाया है। आचार्य भरत मुनि को मैंने पढ़ाया है। अब इसकी सदी भी मैंने शायद आपको याद करवाई होगी निश्चित रूप से। सदी कौन सी है? तो मैंने आपसे कहा था ईसा पूर्व दूसरी सदी। कौन सी है? ईसा पूर्व दूसरी सदी है ना, दूसरी सदी है ना। ये आपकी, और इनके ग्रंथ का नाम कौन था? तो ग्रंथ का नाम शायद मुझे ऐसे लगता नहीं कोई किसी को याद नहीं हो, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था, पंचम वेद के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना भाई? ऐसे प्रत्येक आचार्य को अपन हाथों हाथ अभी पूरे आचार्य अपन 2-3 मिनट में, 5 मिनट में लिख लेते हैं। दूसरा आचार्य देखो, अपन ने दूसरी सदी के बाद आचार्य आपके आए थे, आचार्य भामे। कौन आए थे बताओ? आचार्य भामे हैं। आचार्य भामे आए थे। और आचार्य जो भामे हैं, इनकी सदी का नाम क्या है? तो सदी का नाम तो आपको मैंने कैसे याद करवाया है। तो देखो, ये है में मैंने कहा आपसे कि है में ही 6 छुप रहा है। हिंदी में इसको 6 लिखते हैं, है को। तो देखो, 6वीं सदी है। कौन सी सदी है? 6वीं सदी है। और इनकी रचना का नाम क्या है? भामैकी का। तो आप सभी को पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, काव्यालंकार। काव्यालंकार हो गया, काव्यालंकार। ये लो, ये 6वीं सदी हो गई। क्लियर? अब 7वीं सदी में कौन आए बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ मेरे राजाओ, जल्दी बताओ। तीसरे नंबर पर आचार्य। आचार्य कौन पढ़े थे बताओ 7वीं सदी में? अरे आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। मैंने दे में से ही 7 बनाना बताया था आपको कि दे में से 7 बना दो। तो ये मैंने बताया था आपको 7वीं सदी के आचार्य। और इनकी रचना दे से ही दंडी, दे से ही 7, और दे में से ही दर्श निकाला तो काव्य दर्श। क्या निकाला? काव्य दर्श निकाल दिया ना, काव्य दर्श। ये लो, काव्य दर्श। हो गया ना काम। अब बता दो 8वीं सदी में कौन पढ़े थे आप बताओ, आप बताओ 8वीं सदी में कौन पढ़े थे? बताओ ना भाई। 8वीं सदी में हमने एक पढ़ा था उद्भट। क्या पढ़ा था? उद्भट। क्या पढ़ा था? उद्भट। कैसे याद करवाया था मैंने? ऊ में से 8 बनाना सिखाया था मैंने कि ऊ और ऊ में से ऐसे 0 लगा दो, 8 बन जाएगा। तो उद्भट की, आचार्य उद्भट की जो सदी है, आचार्य उद्भट लिखो ना भाई। कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो जाती है जल्दी में। उद्भट है ना, आचार्य उद्भट। और आचार्य उद्भट की सदी कौन सी है? 8वीं सदी। अब बताओ रचना, बताओ बस, रचना बताओ उद्भट की, है ना। 8वीं उत्तरार्ध भी कह सकते हो उद्भट को, है ना। 8वीं उत्तरार्ध कह सकते हैं अपन, ज्यादातर अगर ध्यान रखें तो। और इसको अगर 9 भी कहें ना अपन तो भी मान लिया जाता है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। दंडी का फिक्स है काम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसकी रचना क्या है? काव्य अलंकार सार संग्रह। कौन सी है? काव्य अलंकार सार संग्रह। तो काव्य अलंकार कौन सी है बेटा? काव्य अलंकार सार संग्रह। सार संग्रह, है ना।
मैं तो आपका दोस्त हूँ यार, मेरे को आदत में आ जाती है बेटा 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 कुछ नहीं है। हैं अपन तो साथी हैं, सब एक साथ के साथी है। अगला देखेंगे राजाओं, आप देखेंगे 5वें नंबर पर कौन पढ़ा है। उद्भट के बाद बताओ मैंने कौन पढ़ाया आपको। उद्भट के बाद आचार्य वामन पढ़ाया था मैंने, आचार्य वामन, आचार्य वामन पढ़ाया था। और बै में से ही 8 बनाना बताया था, इसको मैंने ऐसे बै में से 8 बना दिया ऐसे। तो आचार्य वामन की सदी भी कौन सी है बताओ आप, 8वीं सदी है। 8वीं सदी है। वामन है ना, बामणों की रीति अलग अलग होती है, ऐसे मैंने कहा था, कोई बुरा नहीं मानना। तो बामणों की रीति में से मैंने क्या पढ़ाया था, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार, काव्यालंकार, लंकार सूत्रवृत्ति, सूत्र और व्रति का मतलब रीति है ना, सूत्र व्रति, ये बामणों की रीति अलग अलग हो गई है ना भाई, है ना भाई। अब देखो फिर से देखेंगे अपन 6 नंबर पर। अब बताओ 8वीं सदी के मैंने 2 ही आचार्य पढ़ाए आपको। फिर आया आपके 9वीं सदी में, 9वीं सदी में कौन आया आपके, आचार्य रुद्रट। कौन आया आपके, आचार्य रुद्रट। और रू में से 9 बनाना बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो, आचार्य रुद्रट 9। तो इससे आपकी सदी कौन सी याद हो जाएगी, 9वीं सदी। और रुद्रट की रचना रुद्र सूत्र, रुद्र सूत्र। तो काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार, लंकार सूत्र आपको ध्यान रख लेना है। अगर पूरा नाम मिल जाता है तो ठीक है, काव्यालंकार सूत्र, नहीं तो काव्यालंकार नाम भी इसका मिलता है, काव्यालंकार, ठीक है ना। काव्यालंकार भामे की भी है, काव्यालंकार रुद्रट की भी है, लेकिन पूरा नाम काव्यालंकार सूत्र है इसका। तो सूत्र रुद्र, रुद्र सूत्र। और 9 रू में से 9 निकाल लिया, हो गया ना काम कंप्लीट, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपके रुद्रट, ठीक है ना। एक इसके बाद में आचार्य शंकुक और आते हैं, अगर इसको भी यहीं पर लिख लेना अपन तो बढ़िया रहेंगे। ये 7वें आचार्य, आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक वैसे पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी याद ध्यान रखेंगे। शंकुक, रुद्रट, संग और कुक, शंकुक, आचार्य शंकुक। इनकी भी सदी 9वीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है रचना इनकी अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध है, यानी कोई रचना इनकी है नहीं है। तो बस इतना सा ध्यान रख लेंगे। तो रुद्रट 9वीं सदी के आचार्य हो गए। अब बताओ आप क्या कर रहे हैं, अपन आगे चले, समझ में आ गया, एक एक क्लियर ध्यान रख लेंगे। मैं बस ये आचार्य आचार्य पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको अलग से फिर से नई क्लास में मिलेंगे अपन अलंकारों पर। तो रुद्रट के बाद में आपको मैंने 9वीं सदी में पढ़ाए थे आनंदवर्धन। कौन से पढ़ाए थे, आनंदवर्धन। तो 8वीं सदी में आपको सॉरी 8वें नंबर पर मैंने आचार्य, आचार्य आनंदवर्धन, आनंद, आनंदवर्धन। और मैंने इसको गिन करके आपको, आनंदवर्धन को गिन करके ही 9 वर्ण गिनाए थे। इस प्रकार से मैंने इनकी सदी आपको बताई थी, 9वीं सदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं सदी बताई थी। और आनंद आ रहा है, ध्वनि बज रही है, ध्वनि बज रही है, आनंद आ रहा है, इसलिए इनकी रचना है ध्वन्यालोक। कौन सी है, ध्वन्यालोक। आ गया ना आनंद, आनंद आ रहा है, ध्वनि बज रही है ना। फिर आपके 10वीं सदी का आचार्य एक साथ रटवाए थे मैंने, है ना। राजा ने कहा अभी धन नहीं है, 10 रुपए ले जा, कुंतक को दे दे। तो आपके 9वें जो आचार्य है वो कौन है आपके, देखो राजा से मैंने क्या बताया था आपको, राजशेखर। क्या बताया था मैंने, राजशेखर। और राजशेखर के बारे में भाई थोड़ा सा भ्रम है, कहीं कहीं पर तो देखो इसकी सदी 10वीं मिलती है, कहीं कहीं पर इसको कहते हैं कि 820 से 900 880 से 920 सदी तक में, 920 के बीच इसका काल मिलता है, कहीं कहीं पर ऐसा 880 से 920 के मध्य इसका काल मिलता है। लेकिन ज्यादातर जगह है वो 10वीं सदी है। काव्य मीमांसा इनकी रचना है। कौन सी है, काव्य मीमांसा। तो ये मैंने लिख दी, काव्य मीमांसा। कौन सी है, काव्य मीमांसा। क्लियर। इसके बाद में देखेंगे अपन अगले आचार्य। तो अगले आचार्य कौन आ जाएंगे भाई साहब, राजा ने कहा अभी, अभी धन नहीं है, अभी का मतलब बताओ आप, अभिनव गुप्त। कौन से आ जाएंगे, अभिनव गुप्त। कौन आ गए, अभिनव गुप्त। आप बताइए अभिनव गुप्त की सदी कौन सी है। तो देखो सदी तो आपको सभी को पता है कि
कि अभी धन नहीं है 10 रुपए ले जा, 10वीं सदी है। और अभिनव गुप्त ने आपको पता हो तो 2 रचना लिखी, यानी उन्होंने टीका लिखी थी। एक तो नाट्य शास्त्र पर लिखी थी और उसका नाम है अभिनव भारती। अभिनव अभिनव और भारती, अभिनव भारती, है ना भाई। और एक टीका और लिखी थी इन्होंने, आपको ध्यान हो तो, ध्वन्यालोक पर, ध्वन्यालोक। और इसमें एक चीज और जोड़ दी थी इसने, लोचन। बस ये लो, ये 2 रचना थी किसकी, अभिनव गुप्त की, टीका थी, रचना नहीं थी। क्लियर है, 10वीं सदी का आचार्य है। अगले अपन चलें तो राजाओं 11वें नंबर पर आप देखेंगे, अभी धन नहीं है, अभी धन नहीं है से आपका आ गया धनंजय। कौन आ गया, धनंजय। और धनंजय की सदी आपको पता है कौन सी सदी है, 10वीं है। लेकिन इनकी रचना जैसे 10वीं है, जैसे ही मैंने कहा 10 रूपक। कौन सी है, 10 रूपक। हो गई याद है, आ गया आनंद। इतना सीधा मामला होता है याद करने का, एक बार पढ़ने की जो लिंक है वो सही बना लेनी चाहिए ना, बस मजा आ जाता है शानदार तरीके से, है ना। इसके बाद में एक आते हैं 10वीं सदी में, अगर और देखना चाहते हो तो भट्टनायक आते हैं, भट्टनायक। और भट्टनायक भी 10वीं सदी का आचार्य है अगर आपको याद करना हो तो, और उनकी रचनाएं वो अनुपलब्ध है भट्टनायक की, ठीक है। इसके बाद में मैंने पढ़ाया था 10 रुपए ले जा कुंतक को दे दे, तो कुंतक, तो आपके 12वीं रूप में अपन पढ़ेंगे कुंतक को। तो कुंतक, तो देखिए ये आचार्य कुंतक, आचार्य कुंतक, है ना। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और 10वीं सदी के आचार्य है। और वक्रोक्ति जीवितम, कौन सी रचना है इनकी, वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम, जीवितम। हो गई याद, कोई दिक्कत, वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो 10वीं सदी के आचार्य पूरे हो गए हैं। 11वीं सदी में भोजराज आपको मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया था भोजराज, राजा भोज कहे या भोजराज कहे, भोजराज। और इन्होंने ही काव्य शास्त्र का नाम काव्य शास्त्र दिया है, भोजराज। तो भोजराज की सदी 11वीं सदी है। और मैंने आपको बताया था कि 11वीं सदी और भोजराज की जो रचना है वो कौन सी है, तो आपको पता ही है, सरस्वती कंठावरण तो मैंने लिखा ही है, लेकिन एक रचना और याद रखेंगे, श्रृंगार प्रकाश, है ना। तो देखो सरस्वती कंठावरण, सरस्वती कंठावरण। इसके अलावा इसकी एक श्रृंगार प्रकाश रचना और आप ध्यान रख लें तो बहुत बढ़िया है, श्रृंगार प्रकाश। और काव्य प्रकाश, ये इसलिए लिखा रहा हूं कि इसमें गलती कर सकते हैं आप, इसलिए लिखा रहा हूं मैं। काव्य प्रकाश तो मम्मट की है, मामी के लड़के का नाम प्रकाश था, काव्य प्रकाश। और श्रृंगार प्रकाश है वो भोजराज की है। अरे राजा भोज श्रृंगार को रसों का राजा मानते हैं, इसलिए श्रृंगार प्रकाश लिखी है। समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है। तो ये हो गए आपके आचार्य कौन, भोजराज तक है। क्षेमेंद्र देखो, क्षेमेंद्र। अगला चलते हैं अपन, यहाँ जगह नहीं है तो अगले चलते हैं 14वें नंबर पर। और ये लिख दिए मैंने आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र, ये लिख दिया आचार्य क्षेमेंद्र। इनकी सदी आपको पता है 11वीं सदी है। और इनकी जो रचना है वो देखिए बहुत शानदार, औचित्य विचार चर्चा, है ना, औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा, विचार चर्चा, है ना। आपको पता है ना, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य क्षेमेंद्र, है ना। पूछा जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन एक बात मोस्ट और है, कवि कंठावरण, ये एक रचना बड़ी मोस्ट इसकी इसलिए है, क्यों अभी देखते हैं अपन। कवि कंठावरण, कवि कंठावरण, देखो देखो क्यों मोस्ट है ये। अरे भाई सरस्वती कंठावरण भोजराज की पढ़ी अपन ना अभी, और कवि कंठावरण, ये दोनों में चक्कर पड़ता है, एक काव्य प्रकाश में और एक श्रृंगार प्रकाश में। तो इसलिए ही ये मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं कि आप चक्कर में नहीं पड़े, गलती नहीं करें, ठीक है। तो ये आपके क्षेमेंद्र 11वीं सदी के कंप्लीट हुए हैं। अब देखो 12वीं सदी
आपके 11वीं सदी उत्तरार्ध के मम्मट आ जाएंगे आप। तो देखिए आपके आचार्य मम्मट 15वें नंबर पर आचार्य आपके मम्मट। तो ये है आपके आचार्य मम्मट, है ना, आचार्य मम्मट। तो ये लिख दिया मैंने आचार्य मम्मट। और आचार्य मम्मट आपके 11वीं उत्तरार्ध आप कर सकते हैं, उत्तरार्ध कर सकते हैं, या इसको आप 12वीं सदी आप लिख सकते हैं। और मम्मट यानी मामी के लड़के का नाम क्या था? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश इनकी रचना है, इनका ग्रंथ है, याद रख लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद में आप देख रहे हैं सीधा सीधा सा एक मामला कि मम्मट के बाद किसका नंबर है? मामी ने कहा, मामी ने रूपा की हेमा को कौन सी में पढ़ाया था? 12वीं में। ट्रिक बताइए ना, मामी ने रूपा की हेमा को कौन सी में पढ़ाया था? 12वीं में। तो कहीं पर तो रूपक मिलता है, कहीं पर रुयक रुयक भी मिलता है ना, कोई सा ध्यान रख लो। 12वीं सदी है। और रूपक की रचना तो बड़ी सीधी सी थी, बताई थी मैंने आपको, अलंकार सर्वस्व, है ना भाई। तो देखो ये 12वीं सदी है, अलंकार सर्वस्व इनकी रचना है, अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व। क्लियर? हेमा की हेमचंद्र, हेमा का मतलब हेमचंद्र। तो ये देखो हेमा का मतलब हेमचंद्र। और हेमचंद्र की जो सदी है वो आपकी 12वीं सदी है। और 12वीं सदी में आपको हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासनम या शब्दानुशासन, शब्दानुशासन हो गई, शब्दानुशासन। ये लो साहब शब्दानुशासन, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 13वीं सदी में कौन आए थे बताओ आप खुद ही बता दो। जयदेव। कौन आए थे? जयदेव। तो 18वें नंबर पर आपको याद रखना है जयदेव, जयदेव। और सदी कौन सी इनकी? 13वीं। और 13वीं सदी में आपको पता है कौन थे बताओ? 13वीं सदी में चंद्रालोक इनकी रचना है, चंद्रालोक इनकी रचना है, चंद्रालोक। क्लियर है? चंद्रालोक। 14वीं सदी में कौन है ना, तो 14वीं सदी आप याद रखोगे आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। और आचार्य जो विश्वनाथ है उनकी सदी आपको पता ही है, 14वीं सदी है। और वैसे ही विश्वनाथ है, इनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। हो गई नहीं याद? और लास्ट आचार्य आपके कौन थे? वो मैंने आपको 20वें आचार्य के रूप में बताया था, वो थे आपके कौन बताओ? आचार्य जगन्नाथ, आचार्य जगन्नाथ। और आचार्य जो जगन्नाथ है उनकी सदी आपको 17वीं याद करवाई थी, है ना भाई, 17वीं याद करवाई थी। रस गंगाधर, रस गंगाधर, रस गंगाधर, ये इनकी रचना। बताओ कितना अच्छा लग रहा है आपको? हो गई नहीं याद सारी सारी? बिल्कुल आनंद आ गया। तो आनंद आ गया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो सभी साथी, है ना। तो आज यहाँ तक पढ़ेंगे साथियों। ये कंप्लीट आपका जो काव्य शास्त्र था उसको मैंने ठोक बजा के कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आगे चल करके आप अलंकार पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, प्रयोजन, हेतु, है ना, और है ना भारतीय काव्य शास्त्र, फिर आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास के भी बीच बीच में मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। सभी साथी साथ दे, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। राम राम साहब। बनाई जाती है, ट्रेस करके बनाई जाती है। रेती के दांते हम क्या करते हैं ज्यादातर, देखो